बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरे चैनल आल टू बी अ प्रॉपर वेलकम है। तो आज हम देखेंगे न्यूटन को सिर्फ देखना ही नहीं, इसके बारे में स्टडी भी करना है। हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ न्यूटन का फर्स्ट लॉ स्टडी करेंगे, बाकी के हम बाकी लेक्चर्स में देखेंगे। तो देखते हैं कि न्यूटन था कौन। न्यूटन ऑब्वियस सी बात है एक इंसान ही था, लेकिन ये एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंग्लिश मैथमेटिशियन था, फिजिक्स था, एस्ट्रोनॉमर था। इसने फिलोसफिया नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका के नाम से अपनी एक किताब 17th सेंचुरी 1687 में पब्लिश की थी, जिसमें इसने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिए थे। न्यूटन ने ऑप्टिक्स में भी बहुत अच्छा काम किया और इसने कैलकुलस यानी मैथमेटिक्स में भी बहुत सा काम किया। तो जिस बुक में इसने अपने तीनों के तीनों लॉज दिए थे, ये उस बुक का फ्रंट पेज है। इस बुक में इसने अपने तीनों के तीनों लॉज दिए थे हमें। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करने से पहले हम फोर्स को देखेंगे। फिजिक्स में बेसिकली हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, उसके काज को स्टडी नहीं करते। मोशन का काज क्या होता है? फोर्स होती है, ठीक है। लेकिन डायनामिक्स में हम मोशन को भी स्टडी करते हैं और उसके काज को भी, यानी फोर्स को भी। तो जो न्यूटन्स के लॉ हैं, तीनों की तीनों लॉज डायनामिक्स में लाई करते हैं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में हम मोशन को भी स्टडी करते हैं और उसके काज यानी फोर्स को भी स्टडी करते हैं। मोशन और फोर्स का रिलेशन हम स्टडी करते हैं न्यूटन्स लॉ में। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को शुरू करने से पहले फोर्स को देखते हैं। फोर्स हमारे पास दो तरह की होती है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ टेबल पर मैंने आपको एक चाय का कप पड़ा दिखाया है। चाय का कप भरा हुआ है और वो टेबल पर पड़ा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी चाय के कप को डाउनवर्ड खींचेगी और जो टेबल की नॉर्मल फोर्स है वो उस पर अपवर्ड फोर्स लगा रही है। ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस्ड आउट करेंगे और कप मूव नहीं करेगा। जब हमारे पास फोर्सेस बैलेंस होती है तो नो मोशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये भरा हुआ चाय का कप आपके मुंह तक पहुंचे, तो आपको अपने हाथ से एक एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी। ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगी ये अनबैलेंस फोर्स कर देगी, ठीक है। ये उन फोर्सेस को अनबैलेंस कर देगी और चाय का कप मूव करेगा, यानी आपके मुंह तक आ जाएगा और आप चाय पी जाएंगे, ठीक है। तो जब बैलेंस फोर्सेस होती हैं तो नो मोशन, जब अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो जाएंगी तो मोशन होगा हमारे पास। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में यहाँ पे दो फोर्सेस बताई हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारे पास वो फोर्सेस हैं जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाए उसे टच कर, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, उसे टच कर उसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें हमारे पास अप्लाइड फोर्सेस आ जाती हैं जो हम हाथ की मदद से किसी पर लगाते हैं या डंडे वगैरह की मदद से भी लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने कप के ऊपर फोर्स लगाई, वो हमने अप्लाइड फोर्स अपने हाथ से लगाई, टच करके लगाई, वो कॉन्टैक्ट फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि अब जब हम स्प्रिंग को किसी ऑब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, उसके साथ कनेक्ट करेंगे, तभी स्प्रिंग उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, जिसको हम स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। ड्रैग फोर्स इज आल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स। ड्रैग फोर्स कब होगी? जब हमारे पास एयर होगी, ठीक है। वैक्यूम में हमारे पास ड्रैग फोर्स नहीं होती, तो जब एयर के साथ कांटेक्ट होगा किसी ऑब्जेक्ट का, तभी हमारे पास ड्रैग फोर्स आएगी। फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि सरफेस के साथ इसका कनेक्शन होना चाहिए। नॉर्मल फोर्स भी हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो जो दूसरी टाइप है फोर्स की, वो है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज वो होती हैं जो कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे पर लगा सकते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है, हम एक मैग्नेट लें और आयरन नेल्स लें, इन दोनों को दूर रखें तो ये बिना टच किए एक दूसरे को फोर्स दूसरे पर लगा सकती है। यानी मैग्नेट फोर्स लगा सकता है आयरन नेल्स पर, कीलों पर, दूर पड़े हुए भी, ठीक है। उसे टच किए बिना उस पर फोर्स लगा सकता है, तो ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ऑब्जेक्ट्स को पुल करती है अपनी तरफ, उसे बिना टच किए, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारे पास है जी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पर हमारे पास है स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट। ये क्या कह रहा है हमें? अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास
चाहे वो स्टेट में हो, रेस्ट की स्टेट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में, वो अपनी हालत में उस वक्त तक रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं हो जाती। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा, दोनों स्टेट्स में से उसकी कोई ना कोई एक स्टेट ज़रूर होगी। तो वो अपनी स्टेट को उस वक्त तक बरकरार रखेगा जब तक कोई और फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती। ठीक है, इस लॉ को, फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये हमें इंट्रोडक्शन देता है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और फोर्स का, जो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है उसका और उस ऑब्जेक्ट की मोशन का। ठीक है, तो आगे इसका ना मैथमेटिकल रिलेशन बताया हुआ है F इज इक्वल टू एम ए को लेकर, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लेकर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ड्राइव किया है। हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी ड्राइव कर सकते हैं और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सेकेंड लॉ को लेकर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ड्राइव किया है। ये हम देखते हैं अब कैसे किया है। तो उसके लिए हमने जैसे अभी कहा कि हमारे पास फोर्स जब तक एक्ट नहीं कर रही ऑब्जेक्ट पर तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो जब तक फोर्स नहीं है तो इसका क्या मतलब है, फोर्स हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। फोर्स हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, और न्यूटन सेकेंड लॉ हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, वेयर एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास होता है जी कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास है कांस्टेंट और ऑब्जेक्ट का मास है कांस्टेंट और ए हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम dv/dt यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो वो आ गया। और हमारे पास यहाँ पर F फोर्स हमने कितनी ली है, ज़ीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जब तक ज़ीरो है तब तक हम कह रहे हैं कि वो मूव नहीं करता, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगा, सॉरी मूव नहीं, अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मैस है कांस्टेंट dv/dt हमारे पास आ जाएगा जी बराबर ज़ीरो के, ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो हमें पता है कि जब डेरिवेटिव किसी क्वांटिटी का ज़ीरो के बराबर आए तो वो क्वांटिटी या तो ज़ीरो होगी या तो कांस्टेंट होगी। तो हमने यहाँ से क्या रिजल्ट निकाला कि वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है या तो हमारे पास है जी कांस्टेंट। तो इसकी दो ही सूरतें हैं कि वेलोसिटी या तो हमारे पास ज़ीरो है या कांस्टेंट है। तो यही हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। क्या कह रहा है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि बॉडी या तो स्टेट अपनी चेंज नहीं करेगी, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। हमने इसका एक पार्ट लिया यानी एक्सटर्नल फोर्स को ज़ीरो कर हमने ये बता दिया कि वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है, यानी वेलोसिटी ज़ीरो है तो क्या इसका मतलब है कि वो रेस्ट पे है। ठीक हो गया। जब उसकी वेलोसिटी है जो कांस्टेंट तो क्या मतलब हुआ, उसका यूनिफॉर्म मोशन में है। तो हमने फोर्स को ज़ीरो किया और वहाँ से हमने इसको बता दिया कि वेलोसिटी या तो ज़ीरो होगी उसकी या फिर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी ऑब्जेक्ट की, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तब तक। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अब हमारे पास है जी एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि बस है हमारे पास, रुकी हुई बस है, स्टॉप बस है, रेस्ट की हालत में है और उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं वो भी रेस्ट पे हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने बस को स्टार्ट किया है बस मोशन में आ गई है। ठीक है, लेकिन पैसेंजर क्योंकि अंदर रेस्ट पे है, वो कह रहे हैं कि हमने रेस्ट पे ही रहना है बच्चे। ठीक है, लेकिन बस कह रही है मूव करें। बस जब हमने उसको बस को स्टार्ट किया है तो वो मोशन में आ गई, लेकिन पैसेंजर कह रहे हैं वी हैव टू बी इन रेस्ट। ठीक है, तो वो इनर्शिया की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा पीछे को बैकवर्ड मूव करते हैं, जिसकी वजह क्या कहते हैं, बैकवर्ड मूव करते हैं ड्यू टू इनर्शिया की वजह से वो बैकवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, जबकि होना ऐसा चाहिए कि उनको बस के साथ आगे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता इनर्शिया की वजह से, तो वो बैकवर्ड मूव करते हैं। और इस दूसरी एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि ये जो कार है ये आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, ये मोशन में है। ठीक है, जब इसने ब्रेक लगाई है, ब्रेक लगाने के बाद कार आ गई है रेस्ट पे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पहले कार के साथ बंदा जो है ये मोशन में ही था तो ये अभी भी मोशन में ही रहना चाहता है, ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। तो ये चाहता है कि ये मोशन में ही रहे बस के कार के साथ, लेकिन कार स्टॉप हो गई है और ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया का जो डिपेंडेंस है वो मैस पे होता है। बॉडी का जितना ज़्यादा मैस होगा इनर्शिया उसके अंदर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, हो गया।
और आपने जो बात नोट करनी है, आपने अपने दिमाग में इसको एक लूप पॉइंट बना लेना है फर्स्ट लॉ के मुतालिक कि ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स वही करना पसंद करते हैं जो वो कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। ऑब्जेक्ट्स हमेशा वही करना पसंद करते हैं जो वो कर रहे हैं, यानी वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते। जैसे कि आजकल जो इंसान है उनको जिस काम से रोका जाए तो वो वही करते हैं। इसी तरह हमारे अंदर एक नेचुरल इनर्शिया है लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स की ये प्रॉपर्टी है, इनर्शिया उसकी प्रॉपर्टी है, वो हमेशा वही करना चाहते हैं जो वो कर रहे हैं। आगे यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास एक हैमर है। हैमर आपने देखा होगा कि बाज़ मिस्त्री लोग जो होते हैं या फिर कोई और काम बंदा कर रहा है तो वो क्या करते हैं, वो इसके जो टॉप का जो ये हिस्सा होता है जिसके अंदर जिससे हम कील ठोंकते हैं, वो टाइट करने के लिए वो एक सॉलिड सरफेस के ऊपर इसको ठोकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे स्ट्राइक करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ये टाइट हो जाए। तो ये टाइट कैसे हो जाता है जब हम इसको ठोंकें? तो सोचने की बात है। तो ये ऐसे हो जाता है जब हम इसको मूव कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे हैमर को हम मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे। ठीक है, जब ये मोशन में है, लेकिन जब इस बेस के साथ ये टकराएगा, इस सॉलिड सरफेस के साथ ये टकराएगा तो ये रेस्ट पे आ जाएगा। इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो लकड़ी का आमतौर पर बना होता है, ये रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन ये जो अपर इसका पार्ट है, ये वाला पार्ट है इसका, जो ये मोशन में ही रहेगा। ये कहेगा कि मैं मोशन में ही रहूँ इनर्शिया की वजह से। इस वजह से जब हम इसको स्ट्राइक करेंगे इसके साथ, ये कहेगा मोशन में रहें, तो ये इसके साथ लग जाएगा, यानी इसके साथ ये टाइट हो जाएगा ये। तो इस तरह हम हैमर को टाइट करते हैं इनर्शिया की मदद से। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है इस बेचारे के साथ, इसने क्या किया है, बिना देखे वॉल आगे बाइक जो है वो वॉल के साथ टकरा दी है। ठीक है, जो बाइक है वो पहले मोशन में थी, अब जब वो दीवार के साथ टकरा गई है तो वो रेस्ट पे आ गई है। ठीक है, लेकिन ये जो इसके साथ ऊपर बैठा था बंदा, ये पहले भी मोशन में था, और जब इसके साथ ये बाइक टकरा गई है तो ये अभी भी मोशन में ही रहना पसंद करेगा। इसकी वजह से ये दीवार के उस पार जाके गिर जाएगा इनर्शिया की वजह से। तो ये था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी, इसकी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।